इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान से पाठ नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। शुरू करने से पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि मैंने यह पूरा अध्याय एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है और जो भी इस पाठ के नोट्स और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाठ में सबसे पहले हमें समझना है धातु क्या होता है। कोई भी तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं, कोई भी तत्व हो जिनसे होकर विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह हो और जो आघातवर्ध्य तथा तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। आघातवर्ध्य वैसे तत्वों को कहते हैं जिन्हें हम हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, और तन्य वैसे तत्वों को कहते हैं जिन्हें हम खींचकर पतली तार में बदल सकते हैं। ठीक है। धातुओं के कुछ उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? धातु। इन सभी से होकर विद्युत और ऊष्मा प्रवाह हो सकती है और ये सभी आघातवर्ध्य और तन्य भी होते हैं, और जितने भी दूसरे धातु होते हैं उन सभी में ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है। पाठ में आगे हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। भौतिक गुणधर्म उन गुणधर्मों को कहते हैं जिन्हें हम ऊपर से देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले है चमक। धातु चमकीले होते हैं। जो भी धातु होते हैं उसकी सतह चमकदार होती है। उदाहरण में तुम देख सकते हो सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं, और ये सभी क्या होती है? चमकीली होती है। और जो भी दूसरे भी धातु होते हैं वो भी चमकीले होते हैं। इसमें आगे है कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर होते हैं। जो धातुओं की सतह होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है। उदाहरण में तुम देख सकते हो लोहा और तांबा, इन सभी की सतहें बहुत ज्यादा कठोर होती है, और जो भी दूसरे धातु होते हैं उन सभी की सतहें कठोर होती हैं। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम, ये 3 ऐसे धातु हैं जिनकी सतहें कठोर नहीं होती हैं। इनकी सतह मुलायम होती हैं, और इनकी सतहें इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में आगे है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्य वैसे तत्वों को कहते हैं जिन्हें हम पीटकर पतली चादरों में बदल सकते हैं। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी धातुएं होती हैं सभी आघातवर्ध्य होती हैं। सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुओं के उदाहरण सोना एवं चांदी हैं। इसमें भी सोना सबसे अधिक आघातवर्ध्य होता है। इसमें आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब भी मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। कोई भी तत्व जिन्हें हम खींचकर पतली तार में बदल सकते हैं उन्हें हम तन्य कहते हैं। तो धातुओं को खींचकर पतली तार बनाए जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं तन्य होती हैं। सबसे अधिक तन्य धातुओं के उदाहरण सोना एवं चांदी हैं। इसमें भी अधिक तन्य सोना होता है, और सोना इतना अधिक तन्य होता है कि हम 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ठीक है। आगे है विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। कोई भी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे विद्युत का हम चालक या सुचालक कहेंगे। ठीक है। और कोई भी पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का प्रवाह हो उसे हम ऊष्मा का चालक या सुचालक कहेंगे। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी जो भी धातुएं होती है उनसे होकर विद्युत एवं ऊष्मा आसानी से प्रवाह हो सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। सीसा और पारा 2 ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा के सुचालक नहीं है। ये दोनों धातु ऊष्मा के कुचालक हैं। आगे है चांदी तथा तांबा, सबसे अच्छे चालक हैं। यानी चांदी और तांबा से होकर विद्युत एवं ऊष्मा सबसे अधिक मात्रा में प्रवाह हो सकती है, और इसमें भी सबसे अधिक चालक चांदी होता है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में आगे है ध्वनिक, जिसे हम सोनोरस भी कहते हैं। तो ध्वनिक या सोनोरस क्या होता है? तो ध्वनिक या सोनोरस वैसे तत्वों को कहते हैं जिस पर पीटने से टन टन की आवाज होती है। सभी धातुएं कठोर सतह से टकराने पर टन टन की आवाज उत्पन्न करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी धातुएं होती हैं वे ध्वनिक या सोनोरस होती हैं। चूंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं, यही कारण है कि स्कूल तथा रेलवे की घंटी धातु की बनी होती हैं। इसमें आगे है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक उस न्यूनतम ताप को कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ गलना या पिघलना प्रारंभ कर देता है, और क्वथनांक उस न्यूनतम ताप को कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है। तो जो भी धातुएं होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी जो भी धातुएं होती हैं वो बहुत अधिक तापमान पर गलना या उबलना प्रारंभ करती हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं।
गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है। ये हाथ की गर्मी से ही पिघलने लगते हैं। ठीक है। इसमें आगे है ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। Fe यानी लोहा एक धातु है। यदि लोहा के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो यह लोहे का ऑक्साइड बन जाएगा, यानी धातु का ऑक्साइड। इसी तरह जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, सभी धातु के ऑक्साइड, जिसे हम धात्विक ऑक्साइड भी बोलते हैं, सभी क्षारकीय प्रवृत्ति की होती हैं। इसमें आगे है अवस्था। अवस्था का मतलब धातुएं ठोस होती हैं, द्रव होती हैं या गैस होती हैं। तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप का मतलब तुम्हारे कमरे का ताप, जहां तुम बैठकर अभी वीडियो देख रहे हो, जो कि नॉर्मली 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहां भी एक अपवाद है। मरकरी, जिसे हम हिंदी में पारा भी कहते हैं, यह एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है। यह कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बाद अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो अधातु क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है। कोई भी तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करते, जो भी अधातु होते हैं उनसे होकर विद्युत या उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। और जो भी अधातु होते हैं वो ना ही आघातवर्ध्य होते हैं और ना ही तन्य होते हैं। आघातवर्ध्य और तन्य क्या होता है मैंने तुम्हें पहले समझा दिया है। तो जिसमें भी ये सभी गुण होंगे वो अधातु कहलाएंगे। अधातुओं के कुछ उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सभी अधातु हैं। इन सभी अधातुओं में ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है चमक। क्या अधातुएं चमकीली होती हैं? तो अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी अधातु होते हैं वे चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन यहां भी कुछ अपवाद हैं। आयोडीन और हीरा दो ऐसे अधातु हैं जो कि चमकीले होते हैं। और हीरा कितना चमकीला होता है वो तुम लोग जानते ही हो। इसमें आगे है कठोरता। क्या अधातुएं कठोर होती हैं? तो कोई भी अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। लेकिन यहां भी एक अपवाद है। हीरा जो कि एक अधातु है, यह अत्यधिक कठोर होता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर तत्व है। इसमें आगे है आघातवर्ध्यता। क्या अधातुएं आघातवर्ध्य होती हैं? तो कोई भी अधातु आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ होता है कठोर सतह से टकराने पर चूर चूर हो जाना। तो इसको इससे समझो। मान लो कि ये आयोडीन है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि आयोडीन एक अधातु है। अगर तुम इस पर हथौड़े से मारोगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। इसी तरह से कोयला भी एक अधातु है। इस पर भी हथौड़े से मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी अधातु होते हैं वो आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में आगे है तन्यता। क्या अधातुएं तन्य होती हैं? तो कोई भी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। यानी किसी भी अधातु को आप तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। आगे है विद्युत एवं उष्मीय चालकता। क्या अधातुएं विद्युत एवं उष्मा का चालन करती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी अधातुएं विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन यहां भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट जो कि एक अधातु है, यह विद्युत का कुचालक नहीं होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो जो पेंसिल की नींव होती है वो ग्रेफाइट का बना होता है। इसमें आगे है ध्वनिक। क्या अधातुएं ध्वनिक होती हैं? तो कोई भी अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी अधातुओं पर हथौड़े से मारने पर टन की आवाज उत्पन्न नहीं होगी। इसमें आगे है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक का अर्थ क्या होता है मैंने तुम्हें पहले समझा दिया है। जो भी अधातुएं होती है उनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है। हम कह सकते हैं कि अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में आगे है ऑक्साइड। यहां हम पढ़ रहे हैं अधातुओं के बारे में। तो यहां हम अधातुओं के ऑक्साइड की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले धातुओं के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। कार्बन एक अधातु है। इसके साथ यदि ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अधातु का ऑक्साइड। तो इसी तरह से जितने भी अधातु के ऑक्साइड होंगे सभी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें आगे है अवस्था।
अवस्था का मतलब अधातुएं ठोस होती हैं, द्रव होती हैं या गैस होती हैं। तो सभी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं या गैस होती हैं। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। ब्रोमीन जो कि एक अधातु है, यह कमरे के ताप पर ना तो ठोस होता है और ना ही गैस होता है, यह कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म समझने के बाद अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का मतलब कि धातुएं अलग अलग चीजों से अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाती हैं। तो इसमें सबसे पहले है धातुओं की वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तुमको इसमें कंफ्यूजन होगा कि वायु के जगह हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, तो इसको समझो। वायुमंडल में दो गैसें, एक नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है और दूसरा ऑक्सीजन जो कि 21% पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो अक्रियाशील होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी धातु हो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। Cu यानी कॉपर जो कि एक धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है यानी धातु का ऑक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो कि एक धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया को पढ़ा। अब हम देखेंगे कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से एक ही तरह से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, कोई धीरे धीरे, और किसी धातु की सतह ही सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है सोना और चांदी, दो ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, इसमें आगे है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। ये तीनों धातुएं ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगती है, इसलिए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस कारण ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। इसमें आगे है Mg यानी मैग्नीशियम, Al यानी एल्यूमिनियम, Zn यानी जिंक या जस्ता, Pb लेड यानी सीसा। इन सभी धातुओं की सतह ही सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। ये धातुएं जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ने लगती है। इसे हम मैग्नीशियम का एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लो यह मैग्नीशियम है। जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इसकी बाहरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ने लगती है, लेकिन अंदर वाला भाग मैग्नीशियम ही रहता है। जो बाहरी मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना है वो अंदर वाले मैग्नीशियम को फिर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड की परत बनती है वो धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। धातुओं के ऑक्साइड से संबंधित एक और शब्द आता है जिसका नाम है उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड। तो इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। ज्यादातर धातु के ऑक्साइड यानी जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सिर्फ अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण और जल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं या बनाते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक धातु ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल से अभिक्रिया करके उत्पाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और जल बनाता है। तो हमने देखा कि जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो अब हम यह देखें कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है क्या वह क्षार के साथ भी अभिक्रिया करती है। तो हाँ, बिल्कुल करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है से अभिक्रिया कर उत्पाद में सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं, ये एक लवण है और साथ में जल बना रही है। तो हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर उत्पाद में लवण एवं जल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड से संबंधित एक और शब्द आता है जो है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है इसे हम समझते हैं। वैसे तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है
तो उस पर ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। मान लो कि ये एल्यूमिनियम धातु है। जब यह एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। लेकिन इसी एल्यूमिनियम के सतह पर जब मोटी ऑक्साइड की परत बनानी हो तो इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम एनोडीकरण कहते हैं। और एनोडीकरण एल्यूमिनियम को संक्षारण होने से बचाती है। संक्षारण का मतलब होता है किसी धातु का धीरे धीरे पतला होता जाना। संक्षारण क्या होता है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। एनोडीकरण का रासायनिक समीकरण क्या होता है वो नीचे लिखा गया है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में आगे है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाती हैं? धातु जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में या तो धातु ऑक्साइड बनाएगी या हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी, और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित करेगी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कौन सी धातु ऑक्साइड बनाएगी और कौन सी धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी? तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाएगी और जो कम क्रियाशील या मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पहला उदाहरण है पोटेशियम, जो कि अधिक क्रियाशील धातु है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। रिलीज करने का मतलब होता है किसी गैस का निकलना। ठीक है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकलती है तो उसे ऊपर की तरफ एरो खींचकर दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला उदाहरण है Ca यानी कैल्शियम। यह भी एक अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह भी जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। अगला उदाहरण है Al यानी एल्यूमिनियम, जो कि मध्यम क्रियाशील धातु है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, यानी हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग धातुएं जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। अलग अलग अवस्था से यह मतलब है कि कुछ धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ जल के वाष्प अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। इसमें पहला बिंदु है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो ये धातुएं हैं ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसमें अगला बिंदु है मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम ऐसा धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें अगला बिंदु है Al यानी एल्यूमिनियम, Fe यानी लोहा, Zn यानी जिंक या जस्ता। ये सभी धातुएं भाप यानी जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें अगला बिंदु है Ca यानी कैल्शियम तथा Mg यानी मैग्नीशियम। ये सभी धातुएं अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले Mg तथा Ca की सतह पर चिपक जाते हैं। तो इसे ऐसे समझो, जब कैल्शियम या मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम या मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम या मैग्नीशियम सतह पर आकर तैरने लगते हैं। ठीक है, इसमें अगला बिंदु है सोना, चांदी, तांबा तथा लेड यानी सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सभी ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में तीसरा हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। मतलब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाती है? तो धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, धातुओं की अभिक्रिया जब भी हम अम्ल के साथ कराते हैं तो हम तनु अम्ल लेते हैं। तनु अम्ल वो होता है जिसमें जल की अधिक मात्रा होती है। अभिक्रिया में हमें सांद्र अम्ल नहीं लेना है, क्योंकि धातुएं सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद काफी मात्रा में ऊष्मा निकालती है, जो हमारे आसपास के वातावरण में चीजों को जला सकता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम धातुओं की अभिक्रिया कराएंगे तो तनु अम्ल से कराएंगे। तो धातुएं जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पाद में लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। तो इसे हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर उत्पाद में MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। इसी तरह से दूसरी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है Mg यानी मैग्नीशियम
तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उत्पाद में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में चौथा है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु लवण क्या होता है? अभी हमने देखा कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पाद में जो लवण प्राप्त होता है वही धातु लवण या लवण होता है। ठीक है, तो ये MgSO4 और MgCl2 दोनों धातु लवण है। ऐसे ही बहुत सारे धातु लवण होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। यह बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसे उदाहरण से समझते हैं। Fe यानी लोहा, लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके, कॉपर सल्फेट क्या है? एक धातु लवण है। उत्पाद में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट या लोह सल्फेट बोल सकते हैं और साथ में कॉपर बनाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इस अभिक्रिया में जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, और कॉपर को क्या किया है? अलग कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, और कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी कम क्रियाशील होती है इसे समझने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी समझना पड़ेगा। इसे हम अगले पेज पर समझेंगे। सक्रियता श्रेणी वह सूची या कह सकते हैं सारणी है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे क्रियाशील धातु सबसे ऊपर और उससे कम क्रियाशील जो भी धातु होंगे उनके नीचे आते जाएंगे। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? K यानी पोटेशियम। इससे कम क्रियाशील होता है Na यानी सोडियम। इससे कम क्रियाशील होता है Ca यानी कैल्शियम और इसी तरह Mg यानी मैग्नीशियम, फिर Al यानी एल्यूमिनियम और इसके बाद Zn यानी जिंक जिसे हिंदी में जस्ता बोलते हैं। इसके बाद Fe यानी आयरन जिसको हिंदी में लोहा बोलते हैं। इसके बाद Pb यानी लेड जिसको हिंदी में सीसा बोलते हैं। इसके बाद H यानी हाइड्रोजन। इसके बाद Cu यानी कॉपर जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। इसके बाद Hg यानी मरकरी जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं। इसके बाद Ag यानी सिल्वर जिसको हिंदी में चांदी बोलते हैं। इसके बाद Au यानी गोल्ड जिसको हिंदी में सोना बोलते हैं। तूने पीछे वाले पेज पर देखा जो Fe या लोहा है ये Pu यानी कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि जो कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में लोहा से नीचे है, इसलिए जो कॉपर है ये लोहा से कम क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर लोहा को लोहा के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कॉपर लोहा से कम क्रियाशील है। अगर ये प्रश्न आए कि लोहे को कौन कौन विस्थापित कर सकता है इसके विलयन से, तो लोहा के ऊपर जो भी धातु हैं तभी लोहा को इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे वाली धातुओं को इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। जैसे पोटेशियम जो है अपने से नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं इन सभी धातुओं को इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। इसी तरह से सोडियम अपने से नीचे वाली धातुओं को इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी नीचे वाला धातु अपने से ऊपर वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी समझने के बाद अब हम धातुओं का पांचवा रासायनिक गुणधर्म समझेंगे जो कि है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। मतलब जो भी धातुएं हैं वो अधातुओं से किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बिंदु दिया गया है, इसको समझते हैं। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। कोई भी तत्व हो उसकी अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होती है इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। Na यानी सोडियम, इसकी परमाणु संख्या होती है 11। अब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे।
तब हमें समझ में आएगा संयोजकता कोष क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी तत्व हो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में बटे होते हैं। वो कक्षाएं होती है के, एल, एम, इसी तरह से एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको इसे कक्षाओं में बांटना है। यहाँ पर हमेशा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसे याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल सेल बोलो या कक्षा बोलो, ठीक है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 2 हो गए 10, कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि 11 है यहाँ पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एम सेल में। इसके अनुसार सोडियम जिसकी परमाणु संख्या है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। ठीक है, अब इसमें जो अंतिम कक्षा है वो है एम, तो जो अंतिम कक्षा होता है उसी को बोलते हैं संयोजकता कोष। ठीक है, यहाँ पर सोडियम के लिए अंतिम कक्षा है एम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम के अंतिम कक्षा यानी संयोजकता सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी धातु हो या अधातु हो, वह अपना संयोजकता कोष पूर्ण करना चाहता है, और संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये किसी अन्य धातु से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा, जो कि किसी भी तत्व के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके पास एक और ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, यानी किसी धातु को या अधातु को ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो एम कक्षा खत्म हो जाएगा, फिर अंतिम कक्षा बन जाएगा एल। एल वाला कक्षा क्या हो जाएगा? अंतिम कक्षा, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अधातु को दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक है, तो बच गया है 2 8। इसमें आगे बिंदु दिया गया है, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। कोई भी धातु हो वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, और जब त्याग करेंगे तो फिर उस पर धन आयन बनेगा। जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी किसी अन्य अधातु को दे देगा, तो इस पर एक धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम भी एक धातु है और इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह किसी अन्य अधातु को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिस कारण इस पर 2 धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, इसमें आगे बिंदु दिया हुआ है, अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। जो भी अधातु होते हैं वो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं तो उस पर ऋण आयन आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या होती है 17, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 7, तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इसको 8 पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी अन्य धातु से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य धातु से ले लेगा तब इस पर एक ऋण आयन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य धातु से लिया है। ठीक है, इसमें आगे बिंदु दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। जो भी यौगिक इलेक्ट्रॉन या आयनों के आदान प्रदान से बनेगा उन यौगिकों को क्या कहेंगे? हम आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, आयनिक यौगिक के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। इसी तरह से CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। इसी तरह से असंख्य आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि धातु और अधातु के बीच जब अभिक्रिया होती है तो आयनिक यौगिक बनता है। ठीक है, तो आगे वाले पेज पर हम NaCl जो कि एक आयनिक यौगिक है, इसको डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, धातु और अधातु की अभिक्रिया से आयनिक यौगिक कैसे बनता है उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, जिसमें Na यानी सोडियम एक धातु है और Cl यानी क्लोरीन एक अधातु है।
तो जो NaCl है ये Na और Cl से मिलकर बना है। हमें समझना है कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर जो सोडियम है इसकी परमाणु संख्या होती है 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281। और जो क्लोरीन है इसकी परमाणु संख्या है 17, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है मैंने तुम्हें पिछले वाले पेज पर बता दिया है। अगर अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आ रहा है तो 5 मिनट वीडियो को पीछे कर लो। हमें सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु के बीच अभिक्रिया करानी है, तो पहले हमें दोनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं Na यानी सोडियम। अब जो सोडियम के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, इसलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक बिंदु से दर्शा देता हूं। अब हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो मैं यहाँ बना देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं Cl यानी क्लोरीन। अब जो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, तो मैं इस 7 इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्रॉस से दर्शा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोडियम और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लिया। अब हमें दोनों के बीच अभिक्रिया कराना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लिख देता हूं। अब जो सोडियम है इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पुराने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब जो सोडियम है इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने तुम्हें पीछे वाले पेज पर बताया था कि कोई भी पदार्थ अपना संयोजकता कोष पूरा करने के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 7 और चाहिए, जिसमें कि बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी और यह किसी भी तत्व के लिए असंभव होता है। इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिस कारण इसका ये कक्षा भी खत्म हो जाएगा और अंतिम कक्षा बन जाएगा ये वाला, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसलिए जो मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां दर्शाया है, इसे मैं क्लोरीन को दे देता हूं। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन उसको ग्रहण कर लेगा, जिससे इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण जाएगा। ठीक है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम पर धन आवेश आ जाएगा, जिसको मैं इस तरह से दर्शा देता हूं Na+। ठीक है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एक ऋण आयन आ जाएगा, इसको मैं यहां पर दर्शा देता हूं। Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए एक ऋण आयन। ठीक है, और तुम देख रहे हो एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, यानी विपरीत आवेश है। और तुम जानते ही हो कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए सोडियम और क्लोरीन भी एक दूसरे को आकर्षित करेगा और दोनों एक दूसरे से बंध जाएगा। ठीक है, और फिर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु की अभिक्रिया से जो आयनिक यौगिक बनते हैं उसके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है भौतिक प्रकृति, कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो किस तरह की भौतिक प्रकृति दर्शाते हैं। तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वे ठोस एवं कठोर होते हैं। कोई पूछे कि आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं, तो तुम बोलोगे क्योंकि इनके धन एवं ऋण आयन आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और वह आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ठीक है, लेकिन ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो भंगुर होते हैं, और भंगुर का मतलब होता है किसी कठोर वस्तु से मारने पर चूर चूर हो जाना। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, यदि कोई वस्तु ठोस भी है और कठोर भी है तो वह भंगुर कैसे हो सकता है। तो जैसे तुम नमक को ले लो, नमक क्या है, एक आयनिक यौगिक है ना, तो नमक ठोस भी होता है और कठोर भी होता है, लेकिन कठोर वस्तु से मारने पर चूर चूर हो जाता है कि नहीं होता है, हो जाता है ना। में दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक। इसका मतलब होता है कि आयनिक यौगिक कितने ताप पर गलेंगे और ये कितने ताप पर उबलेंगे। तो जो भी आयनिक यौगिक होता है
उसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। तो अगर कोई पूछे कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्यों ऊंचा होता है, तो तुम बोलोगे क्योंकि इनके मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा यानी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें तीसरा है घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब होता है कि आयनिक यौगिक किसमें घुलेंगे। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वे प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, अविलेय होते हैं, नहीं घुलते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु में अंतर। तो पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या अंतर होते हैं। तो एक तरफ मैंने धातु लिख दिया, एक तरफ अधातु लिख दिया। ठीक है। तो इसमें पहला है कि जो धातुएं होती है वे चमकदार होती हैं। ठीक है। जो भी धातु होती है उसकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। और जो अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है, यानी अधातुएं की सतह चमकदार नहीं होती है। ठीक है। इसमें दूसरा है कि जो भी धातुएं होती हैं वो आघातवर्ध्य होती हैं एवं तन्य होती हैं। आघातवर्ध्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदल देना, और तन्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को खींचकर पतली तार में बदल देना। ठीक है। तो आप धातुओं की पतली चादर भी बना सकते हैं और आप धातुओं की पतली तार भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती है वो ना तो आघातवर्ध्य होती है और ना ही तन्य होती है। ठीक है। इसमें तीसरा है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं से होकर विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो ना तो विद्युत की सुचालक होती है और ना ही ऊष्मा की सुचालक होती है। इसमें चौथा है कि जो भी धातुएं होती हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धातुएं होती हैं वे उच्च ताप पर गलती हैं और उबलती है, लेकिन जो भी अधातुएं होती हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी जो भी अधातुएं होती है वे कम ताप पर ही गलती हैं और उबलती भी हैं। ठीक है। इसमें पांचवा है जो भी धातुएं होती हैं वे ध्वनिक होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि धातुओं पर हथौड़ों से मारने पर टन टन की आवाज होती है, लेकिन जो भी अधातुएं होती हैं वे ध्वनिक नहीं होती हैं। इसमें छठा है कि जो भी धातुएं होती है वे ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातुएं जो हैं वो गैस या ठोस दोनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। 7वें नंबर में धातुओं का कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, ये सभी धातुओं के कुछ उदाहरण हैं जिनमें ये सभी गुण पाए जाएंगे। ठीक है। यहाँ अधातुओं के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या हैं, अधातुएं हैं। इनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है। ये सभी गुण इनमें पाए जाते हैं। जितना भी हमने अभी तक इधर अधातुओं का गुण पढ़ा है ये सभी गुण इन सभी अधातुओं में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरे भी जो अधातु होते हैं उनमें भी ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर देखा। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु के बीच क्या अंतर होता है। तो एक तरफ मैंने धातु लिखा है और एक तरफ अधातु लिखा है। तो इसमें पहला है धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाती है। कोई भी धातु हो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धन आयन बनाती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सोडियम एक धातु है, इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभिक्रिया के दौरान यह अपना अष्टक पुराने के लिए किसी अन्य अधातु को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसे उदाहरण से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सोडियम एक धातु है, इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। धातु एवं अधातु की अभिक्रिया के दौरान यह अपना अष्टक पुराने के लिए, यानी अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अधातु को दे देता है, इसलिए इस पर एक धन आयन आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी अधातु से अभिक्रिया के दौरान यह अपना अष्टक पुराने के लिए किसी अन्य धातु को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इस पर 2 धन आयन आ जाता है। ठीक है। इसको 2 प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। धातु एवं अधातु के अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन धातु त्यागता है उसे अधातु ग्रहण करता है। क्योंकि अधातु किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इस पर ऋण आयन आ जाता है। इसे उदाहरण से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे क्लोरीन एक अधातु है, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी धातु से अभिक्रिया के दौरान
यह अपना अष्टक पुराने के लिए यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन उस धातु से लेता है, इसलिए इस पर एक ऋण आयन आ जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन, इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी धातु से अभिक्रिया के दौरान यह अपना अष्टक पुराने के लिए उस धातु से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर 2 ऋण आयन आ जाता है। ठीक है। इसमें दूसरा है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे कॉपर एक धातु है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर यह कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी धातु ऑक्साइड। इसी तरह से जो अधातु होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। कार्बन एक अधातु है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी अधातु ऑक्साइड। ठीक है। इसमें तीसरा है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। कोई भी अधातु का ऑक्साइड हो, उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी, यानी जो भी धातु का ऑक्साइड होगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कोई भी अधातु हो, उसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसमें चौथा है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाएगी। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर यह बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस भी। लेकिन जब अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, जबकि धातु हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे सल्फर एक अधातु है, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होता है। तो अभी हमने धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ अंतरों को देखा। पाठ में आगे हमें समझना है, जो भी धातुएं होती हैं उनकी प्राप्ति कैसे होती है, कहां से होती है एवं किस अवस्था में होती है, ये सारी चीजें। धातुओं की प्राप्ति को हम धात्विकी भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन उसे समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, उनकी परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला है खनिज। खनिज क्या होते हैं? तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो भी तत्व या यौगिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं सभी को खनिज कहा जाता है। ठीक है। खनिजों में काफी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। जो भी खनिज होते हैं उनमें काफी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां मतलब रेत, मिट्टी, ये सभी के कण। ठीक है। इसमें आगे है अयस्क। अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। वैसे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो और उसे कम खर्च में, ठीक है, यानी वो लाभ दे दे, उसे कम खर्च में ही निकाल लिया जाए, तो उसे अयस्क कहेंगे। ठीक है। और अयस्कों में अशुद्धियां ना के बराबर होती है। ठीक है। अशुद्धियां मतलब रेत, मिट्टी, बालू, ये सभी के कण। ठीक है। इसमें आगे है गैंग। गैंग को आधात्री भी कहा जाता है। तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से जो भी अयस्क निकाले जाते हैं उनमें रेत, मिट्टी, इन सभी जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। उन अशुद्धियों को ही गैंग कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण। जो भी अयस्क होते हैं उनमें से हम शुद्ध धातु किस तरह से अलग करते हैं, तो इसके लिए कुछ चरण होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। जो भी अयस्क होते हैं उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जो चरण होता है, उसको धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। और यह प्रक्रिया यानी धातु कर्म मुख्यतः 3 चरणों में होता है। चरण 1 है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण क्या होता है? प्रकृति से हमें जो भी अयस्क मिलता है उसमें कुछ गैंग या अशुद्धियां भी होती हैं, तो उन्हीं अशुद्धियों को निकालने की क्रिया को सांद्रण कहा जाता है। ठीक है।
और गैंग को निकाल देने के बाद हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। अब चरण 2 है धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब होता है अलग करना। जो भी अयस्क हमें प्राप्त हुआ है उससे धातुओं को अलग किया जाता है। चरण 3 है धातुओं का शुद्धिकरण अथवा परिष्करण। धातुओं के निष्कर्षण के बाद हमें जो भी धातु मिला है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, इसलिए तीसरे चरण में धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, इन तीनों चरणों को पढ़ते हैं डिटेल में आगे वाले पेज से। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए पहला चरण है हमारा अयस्क का सांद्रण। तो ये क्या होता है? अयस्क से गैंग हटाने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। प्रकृति से हमें जो अयस्क मिलता है उनमें गैंग या अशुद्धियां पाई जाती है, तो उन अयस्कों से गैंग यानी अशुद्धियां हटाने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। ठीक है, अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं। हम लोगों को क्लास 10th में सिर्फ 4 विधियों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पहला है गुरुत्व पृथक्करण या द्रव्य धावन विधि, दूसरा है झाग प्लवन विधि, तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चौथा है निक्षालन या रासायनिक विधि। तो इन सभी विधियों को नेक्स्ट पेज से डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण या द्रव्य धावन विधि। अयस्क के सांद्रण की पहली विधि है गुरुत्व पृथक्करण या द्रव्य धावन विधि। तो इसके क्या सिद्धांत हैं और यह कैसे होता है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी अयस्क होंगे एवं उनके साथ जो भी अशुद्धियां होंगी उनको पीसकर महीन चूर्ण बना लिया जाएगा। इसके बाद उस महीन चूर्ण पर पानी की धारा प्रवाहित करेंगे और गुरुत्व पृथक्करण विधि तभी काम करेगी जब अयस्क के कण भारी होंगे और अशुद्धियों के कण हल्के होंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो गुरुत्व पृथक्करण विधि काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जब पानी की तेज धारा प्रवाहित की जाती है तो अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियों के कण हल्के होने के कारण पानी की तेज धारा के साथ बह जाते हैं। ठीक है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जो अयस्क और अशुद्धियों के कण हैं उनको पीसकर इन गड्ढों वाले स्थानों पर बिछा दिया जाता है। फिर नल से पानी की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। जो अयस्क के कण होते हैं वो भारी होने के कारण इन गड्ढों में बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियों के कण होंगे वो हल्के होने के कारण पानी की तेज धारा के साथ बह जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा गुरुत्व पृथक्करण विधि। अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि है फेन या झाग प्लवन विधि, और यह विधि सिर्फ सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क क्या होता है इसे उदाहरण से समझते हैं। जब किसी धातु के साथ सल्फर जुड़ा हो तो वो सल्फाइड अयस्क होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। और जो ये फेन या झाग प्लावन विधि है वह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो सल्फाइड अयस्क के कण होते हैं वो तेल से भीगते हैं और अशुद्धियों के जो कण होते हैं वो जल से भीगते हैं। इसे पढ़ने के बाद सिद्धांत भी अच्छी तरह समझ में आएगा, तो इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, जब सल्फाइड अयस्क और गैंग के मिश्रण को तेल और पानी के मिश्रण में डाला जाता है, सबसे पहले जो सल्फाइड अयस्क है और जो गैंग है उसको पीस कर मिश्रण बना लेंगे और फिर उसको तेल और पानी के मिश्रण में डाल देंगे। ठीक है, जो सल्फाइड अयस्क का कण होगा वो मिश्रण में उपस्थित तेल से भीग जाएगा। ठीक है, और जो अशुद्धियों के कण होंगे वो पानी से भीग जाएंगे, जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी सिद्धांत बोला था। सल्फाइड अयस्क के निलंबन में वायु प्रवाहित करने पर झाग उत्पन्न होता है। जब सल्फाइड अयस्क के निलंबन में, ये निलंबन क्या होता है? तो निलंबन होता है सल्फाइड अयस्क, तेल और पानी का मिश्रण, वही होता है निलंबन। जब इसमें वायु प्रवाहित की जाती है तो झाग उत्पन्न होता है। सल्फाइड अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा अशुद्धियां पानी में भीगने के कारण भारी होकर नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार हमें इसकी सतह पर सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए एक टैंक लिया जाएगा, फिर इस टैंक के अंदर पानी और तेल के मिश्रण को डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो अयस्क और गैंग के चूर्ण का मिश्रण है उसको इस टैंक में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो सल्फाइड अयस्क के कण होंगे वो तेल के साथ भीग जाएंगे और जो अशुद्धियां होगी वो पानी के साथ भीग जाएगी। और इसके बाद जब इस टैंक में इस पाइप के द्वारा वायु प्रवाहित किया जाएगा तो इसके अंदर झाग उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसके बाद जो सल्फाइड अयस्क के कण हैं वो झाग के साथ
इसकी सतह पर यानी ऊपर की सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। और जो अशुद्धियां हैं वो भीगने के कारण भारी होकर नीचे सतह में बैठ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमें सतह पर फेन या झाग में सांद्रित अयस्क मिला है उसे निकालकर सुखा लिया जाएगा और इस तरह से सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। और यह विधि चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसे बारीकी से समझते हैं। अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक का स्वभाव चुंबकीय हो तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक का स्वभाव चुंबकीय होता है, ठीक है। इस विधि में अयस्क और गेंग के महीन चूर्ण को एक पट्टे पर चुंबकीय रोलर पर धीरे धीरे खिसकाया जाता है। इस विधि में सबसे पहले जो अयस्क और गेंग होता है उसे पीस कर महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर उस चूर्ण को एक पट्टे पर चुंबकीय रोलर पर धीरे धीरे खिसकाया जाता है, जिससे चुंबकीय पदार्थ पट्टे के नीचे तथा अचुंबकीय पदार्थ पट्टे से थोड़ा आगे गिरता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस चित्र में यह एक चुंबकीय रोलर है जिसके चारों तरफ एक पट्टा लगा हुआ है। इसमें जो ये वाला रोलर है इसमें चुंबकीय गुण है, ठीक है। और ये वाला जो रोलर है ये अचुंबकीय है, ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण नहीं है। तो हमने चित्र में जो भी पार्ट्स हैं उनको समझ लिया। सबसे पहले जो भी अयस्क और गेंग का मिश्रण है उसको पीस कर महीन चूर्ण बना लिया जाएगा। फिर इस कीप के माध्यम से उस महीन चूर्ण को इसमें धीरे धीरे डाला जाएगा। फिर मोटर की सहायता से इस रोलर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें बेल्ट लगा हुआ है इसलिए ये पट्टा घूमेगा और साथ में ये चुंबकीय रोलर भी घूमना शुरू करेगा, ठीक है। जो चूर्ण हमने इसमें डाला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जो चुंबकीय पदार्थ है आकर्षित होकर इसके नीचे गिरेगा और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो दूर गिरेगा, ठीक है। और इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा। इस अध्याय में अयस्कों के सांद्रण की चौथी एवं आखिरी विधि है निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। इस विधि में अयस्क में से अशुद्धियों या गेंग को निकालने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे बारीकी से समझते हैं। इस विधि में चूर्णित अयस्क को एक उपयुक्त विलायक में डाला जाता है। सबसे पहले जो भी अयस्क और गेंग का मिश्रण होता है उसको पीस कर चूर्ण बना लिया जाता है और इसके बाद इस चूर्णित अयस्क को एक उपयुक्त विलायक में डाला जाता है। विलायक मतलब रसायन, और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जो अयस्क होता है वो इस रसायन में घुल जाता है, जबकि जो अशुद्धियां होती है वो अघुलनशील रहती है, यानी उस विलायक में नहीं घुलती है, ठीक है। फिर जो अशुद्धियां होती है उनको छान कर अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड जो कि जिंक का एक अयस्क है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें केमिकल डाला जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसमें डाला जाएगा तो रिएक्शन के बाद ये बनेगा जिंक सल्फाइड जो कि एक धातु लवण है। धातु लवण के साथ साथ हमें मिलेगा जल और सल्फर जो कि एक गैस है। यहाँ जो हमें धातु लवण प्राप्त हुआ है बाद में जिंक को इसमें से अलग कर लिया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में दूसरा चरण है धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब होता है अलग करना। जो भी सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त हुए हैं उनसे धातुओं को अलग कैसे किया जाएगा। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं के निष्कर्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो भी धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर पाई जाती है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, ठीक है, हमें इसे समझना है। सबसे पहले जो सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर धातु होता है वो होता है Au यानी सोना, Ag यानी चांदी। ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इनको अलग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये दोनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नीचे की ओर 2 धातु होते हैं Hg यानी पारा, Cu यानी कॉपर यानी तांबा। इसका निष्कर्षण किस तरह से किया जाएगा वही देखना है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं
जो भी धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर होती है वो कम अभिक्रियाशील होती हैं, यानी ये सभी धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये धातु प्रायः सल्फाइड एस के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड एस मतलब धातु के आगे सल्फर का जुड़ा होना, यानी HgSCu2s। ठीक है, सल्फाइड एस को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलकर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। जो भी सल्फाइड एस हैं इनको भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलकर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी को भर्जन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं भर्जन का एक उदाहरण लिख देता हूँ। 2HgS ये एक सल्फाइड एस है। इसे वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड यानी HgO और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है भर्जन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम Hg यानी पारा का निष्कर्षण देखेंगे। सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर जो धातु है पारा, उसी का निष्कर्षण देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है पारा का निष्कर्षण, मतलब जो पारा होता है इसको इसके अयस्क से कैसे अलग किया जाएगा। ठीक है, पारा का संकेत होता है Hg और इसकी परमाणु संख्या होती है 80। ठीक है, पारा का मुख्य अयस्क होता है सिनाबार यानी HgS। इसी से Hg को अलग करना है, यानी धातु को अलग करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले HgS यानी सिनाबार को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर जो सल्फाइड एस होता है वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर HgS यानी सिनाबार को वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर जो सल्फाइड एस है वो HgO यानी धातु ऑक्साइड में बदल जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। ठीक है, हमें जो मरकरी ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इससे धातु को कैसे निकालेंगे यही देखेंगे। प्राप्त धातु ऑक्साइड को पुनः अधिक ताप पर गर्म करने पर पारा यानी Hg प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण लिखा हुआ है HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है Hg यानी धातु और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से हमें पारा या मरकरी धातु प्राप्त होता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली एक और धातु तांबा का निष्कर्षण हम देख लेते हैं। मतलब जो तांबा का अयस्क होता है उससे तांबा का निष्कर्षण यानी उसको अलग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है तांबा का संकेत क्या होता है? Cu और तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। ठीक है, और तांबा का मुख्य अयस्क होता है कॉपर ग्लांस Cu2s। इसको कॉपर सल्फाइड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फाइड को भर्जन विधि द्वारा यह आंशिक रूप से ऑक्साइड में बदलता है। भर्जन क्या होता है मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फाइड या कॉपर ग्लांस को भर्जन विधि द्वारा ही इसके ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फाइड या कॉपर ग्लांस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, अभी हमने जो कॉपर ग्लांस को कॉपर ऑक्साइड में बदला ये पूर्ण रूप से कॉपर ऑक्साइड में नहीं बदला है। ठीक है, यानी कॉपर ग्लांस कुछ शेष बच गया है, इसलिए शेष Cu2s यानी कॉपर ग्लांस को पुनः Cu2O के साथ अधिक ताप पर गर्म करने पर तांबा प्राप्त होता है। इसका समीकरण लिखा गया है Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड को जब शेष कॉपर ग्लांस के साथ गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है कॉपर धातु और साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड।
और सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होता है, इसलिए यह हवा में उड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉपर ग्लांस से यानी Cu2s से कॉपर धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं के निष्कर्षण के बाद अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में बीच या मध्य में पाए जाने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसके अयस्क से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो Zn यानी जिंक, Fe यानी लोहा, Pb यानी लेड या सीसा। ठीक है, तो इन सभी धातुओं का निष्कर्षण इसके अयस्क से कैसे किया जाएगा यही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो भी ये धातुएं हैं ये सब या तो सल्फाइड यानी Zns, ठीक है, तो ये क्या हो गया जिंक सल्फाइड, और या तो कार्बोनेट यानी ZnCO3। ठीक है, इसी तरह से Fe भी और Pb भी इसी तरह से पाया जाता है, या तो सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, इसमें अगला बिंदु है सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। जो भी धातुएं सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाई जाती है वो या तो सल्फाइड और या तो कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाती है, जिससे धातु को अलग करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसलिए इस सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, यानी जो सल्फाइड एस्क है सबसे पहले उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो कार्बोनेट एस्क है उसको भी उसके ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, यानी उसके धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो सल्फाइड एस्क होता है उसको धातु ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है। तो जो भी सल्फाइड एस्क होता है उसको भर्जन विधि द्वारा उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, तो भर्जन क्या होता है इसको समझते हैं। सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो भी सल्फाइड एस्क होते हैं उसको वायु की उपस्थिति में, ठीक है, मैंने क्या बोला, वायु की उपस्थिति में और बहुत अधिक ताप दिया जाता है, फिर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जिंक सल्फाइड को हम वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह बदल जाता है जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, धातु ऑक्साइड, जो कि सल्फाइड एस्क से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कार्बोनेट एस्क को किस तरह से धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, कार्बोनेट एस्क को इसके धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निस्तापन विधि क्या होता है इसको बारीकी से समझते हैं। तो जब कार्बोनेट एस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, निस्तापन को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, एक कार्बोनेट एस्क है। इसको वायु की अनुपस्थिति में जब बहुत अधिक ताप पर गर्म करते हैं तब यह बदल जाता है जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कार्बोनेट एस्क को उसके ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट था, इसको इसके ऑक्साइड में बदला गया, यानी जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदला गया। ठीक है, इस तरह से हमें समझ में आ गया कि सल्फाइड एस्क को उसके ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है और कार्बोनेट एस्क को उसके ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के मध्य या बीच में आने वाली एक धातु जस्ता का निष्कर्षण देख लेते हैं कि किस तरह से जस्ता को इसके अयस्क से अलग किया जाता है या निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जस्ता का संकेत क्या होता है, Zn, और जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30। इसमें आगे दिया हुआ है जस्ता का मुख्य एस्क, एक होता है जिंक वेलेंट जिसका सूत्र होता है Zns, ठीक है, जिसको जिंक सल्फाइड भी बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है कैलेमाइन जिसका सूत्र होता है ZnCO3,
इसको जिंक कार्बोनेट भी बोलेंगे, ठीक है। तो हमें जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट दोनों से हमें जिंक को निकालना है, यानी निष्कर्षण करना है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट दोनों को इसके ऑक्साइड में बदलेंगे, ठीक है। जिंक सल्फाइड एक सल्फाइड एस्क है, इसलिए इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे। और जिंक कार्बोनेट एक कार्बोनेट एस्क है, इसलिए इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिंक ब्लेंड यानी जेडएनएस या जिंक सल्फाइड को भर्जन एवं केलेमाइन यानी ZnCO3 को निस्तापन विधि द्वारा इसके ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। भर्जन विधि में सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जो सल्फाइड एस्क होता है वह ऑक्साइड एस्क में बदल जाता है, ठीक है। और निस्तापन विधि में कार्बोनेट एस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जो कार्बोनेट एस्क होता है वो ऑक्साइड एस्क में बदल जाता है, इसी को हम निस्तापन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड है इसके लिए भर्जन विधि का प्रयोग किया जाएगा, और जो जिंक कार्बोनेट है इसके लिए निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जब जिंक सल्फाइड को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तब हमें जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए यह वायु में उड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो जिंक कार्बोनेट है यह एक कार्बोनेट एस्क है, इसलिए इसके लिए निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जब हम जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो हमें भर्जन और निस्तापन दोनों विधि द्वारा जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो अब इस जिंक ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम कोयले के चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो हमें जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसको कोयले के चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके लिए समीकरण लिखा गया है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन यानी कोयले के चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जिंक धातु और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि हवा में उड़ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे और मध्य वाली धातुओं के निष्कर्षण को समझने के बाद अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर कौन कौन सी धातुएं आती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन सभी धातुओं को किस तरह से अलग किया जाएगा इसके एस से, यही देखना है, ठीक है। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत ही क्रियाशील होती हैं। ये सभी धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित होती हैं और ये सभी धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए इन्हें गर्म करके अलग करना असंभव है। हम इन सभी धातुओं को इसके अयस्कों से सिर्फ गर्म करके अलग नहीं कर सकते हैं, ये असंभव है, ठीक है। तो इन सभी धातुओं को कैसे अलग किया जाएगा? इन धातुओं को इनके गलित अवस्था यानी सबसे पहले जो भी धातु का अयस्क होगा उनको सबसे पहले गलाया जाएगा और फिर उसमें विद्युत अपघटनी अपचयन यानी उस गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से धातु प्राप्त होगा, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे सोडियम का एक मुख्य अयस्क है सोडियम क्लोराइड, इसको सेंधा नमक भी बोलते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को पिघलाया जाएगा, ठीक है, और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। क्लोरीन एक गैस है इसलिए यह हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमें सोडियम प्राप्त होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से
सोडियम को कैसे अलग किया जाता है नेक्स्ट पेज पर अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर आने वाली एक धातु सोडियम का निष्कर्षण देख लेते हैं। हमें देखना है कि सोडियम को किस तरह से इसके अयस्क से अलग किया जाता है। तो सोडियम के निष्कर्षण के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसको हम डाउन विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सोडियम का संकेत क्या होता है Na, और सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11, ठीक है। अगला बिंदु है सोडियम का मुख्य अयस्क क्या होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड या सेंधा नमक भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो इसे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो सोडियम क्लोराइड है इसको गलाया जाएगा या कह सकते हैं पिघलाया जाएगा, और इसके बाद गले हुए सोडियम क्लोराइड को इस टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस टैंक के अंदर एक बैटरी भी लगी होती है जिसका ऋण सिरा कैथोड होता है और धन सिरा एनोड होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा इस टैंक के अंदर प्रवाहित होती है, जिससे सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूट जाता है। क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए यह एनोड की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि एनोड पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन एनोड पर प्राप्त हुआ है वह एक गैस होता है, इसलिए वह उड़ जाता है, ठीक है। और जो सोडियम है उस पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए यह कैथोड की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि कैथोड पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। और इस तरह से हमें कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये सारी बात मैंने तुम लोगों को डिटेल्स में समझा दिया, और यदि एग्जाम में आएगा तो तुम लोग इस तरह से लिख देना, ठीक है। द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु कैथोड पर एवं क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। यहां पर तुम देख सकते हो जब सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। इसी को यदि समीकरण के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम और साथ में क्लोरीन गैस, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो हमने विधि पढ़ा इस विधि का उपयोग एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन सभी धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जा सकता है, ठीक है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में हमारा चरण 3 है धातुओं का शुद्धिकरण, जिसको हम धातुओं का परिष्करण भी बोलते हैं, ठीक है। तो धातुओं के शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा विद्युत अपघटनी परस्करण विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा आसान विधि होता है और इसमें कम खर्च भी लगता है, ठीक है। इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण किस तरह से किया जाता है इसे हम चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं कॉपर यानी तांबा का। उदाहरण में हम तांबा को शुद्ध करेंगे। तांबा को किस तरह से शुद्ध किया जाता है समझ लेते हैं। हमें कॉपर को शुद्ध करना है तो हमें शुद्ध कॉपर का एक रॉड लेना है जिसे हम कैथोड पर लगाएंगे। कैथोड यानी जिस पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। हमें एक और रॉड लगाना है एनोड का, एनोड जिसका कि हमने निष्कर्षण किया है और जिसे हमें शुद्ध करना है, ठीक है। और एनोड पर धन आवेश होता है। इसके बाद टैंक में हमें एक विलयन लेना है। विलयन कौन सा होगा, तो जिस भी धातु को हमें शुद्ध करना है उसका सल्फेट विलयन लेना है। यहाँ पर हमें कॉपर को शुद्ध करना है तो हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, ठीक है। यदि हमें एल्यूमिनियम को शुद्ध करना होता तो हम एल्यूमिनियम का सल्फेट विलयन लेते। इसी तरह से हमें यदि जिंक को शुद्ध करना होता तो हम जिंक सल्फेट का विलयन लेते, ठीक है। इसके बाद जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और एनोड पर जो अशुद्ध कॉपर है वह विद्युत धारा की वजह से टूट जाएगा कुछ इस तरह से। कॉपर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटेगा Cu2+। ये 2+ जो है कॉपर पर चार्ज होता है, ठीक है। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा कहां पर, एनोड पर।
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड पर मुक्त हुआ है वो इस सर्किट की मदद से कैथोड पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ बच गया Cu2+। जो ये Cu2+ वाला पार्ट है एनोड से निकलकर जो Cu2+ है वो इस कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाएगा। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट में कॉपर है वह इतनी ही मात्रा में कैथोड पर जमा हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है लगातार चलता रहता है। लगातार कॉपर इस एनोड से निकलकर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलता जाता है और इतनी ही मात्रा में कॉपर कैथोड पर जमा होता जाता है। इसकी वजह से जो एनोड है वह पतला होता जाता है और जो कैथोड है वह मोटा होता जाता है, क्योंकि यहाँ सारा कॉपर शुद्ध होकर इस कैथोड पर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से यह मोटा होता जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में धातु से जो भी अशुद्धियां निकलती है वो एनोड की तली में जमा होता जाता है, जिसे एनोड अंक भी कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमें कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है इसे समझते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, यानी धीरे धीरे पतली हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर धातुएं अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता, जिसको नमी भी बोलते हैं, ठीक है, एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, मतलब धातुओं का सतह धीरे धीरे पतला होता जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि संक्षारण के लिए नमी और साथ में वायु दोनों आवश्यक है। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो फिर संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, अब हम संक्षारण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें पहला उदाहरण है सिल्वर का, यानी चांदी का। हमें समझना है चांदी का संक्षारण कैसे होता है। तो जो सिल्वर होता है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वह काली हो जाती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण उसकी सतह पर सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाता है, जिसके कारण उसकी सतह काली हो जाती है, और यही सिल्वर के संक्षारण का कारण भी होता है। ठीक है, इसमें दूसरा उदाहरण है कॉपर यानी तांबा का। हम समझेंगे कि तांबा का संक्षारण कैसे होता है। कॉपर जो है आर्द्र यानी नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद कॉपर की सतह पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट जम जाता है, जिसके कारण कॉपर का धीरे धीरे संक्षारण होता है। जो कॉपर होता है वो आर्द्र यानी नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर की सतह पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण धीरे धीरे कॉपर का संक्षारण होता है। ठीक है, इसमें तीसरा उदाहरण है लोहा का। हमें समझना है कि लोहे का संक्षारण कैसे होता है। तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत बैठ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बारीकी से समझते हैं। जब लोहा आर्द्र वायु यानी नमी वाले वायु के संपर्क में आता है तो लोहे की सतह पर भूरे रंग के पदार्थ की परत बैठ जाती है। यह भूरे रंग का पदार्थ जो लोहे की सतह पर जमता है इसे हम जंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसी जंग के कारण धीरे धीरे लोहे का संक्षारण होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया कि संक्षारण क्या होता है। नेक्स्ट पेज पर हम समझेंगे कि संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि धातुओं को संक्षारण से किस तरह से बचाया जा सकता है, यानी संक्षारण से सुरक्षा। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने की कई विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं धातुओं को संक्षारण से बचाने की। तो यहाँ पर कुछ विधियों का नाम लिखा हुआ है, इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है पेंट करके। धातुओं की सतह पर पेंट करके भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। उसी तरह से तेल लगाकर भी, और बीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा। क्रोमियम लेपन क्या होता है, धातुओं की सतह पर जब क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, यानी क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है, तो उसी को क्रोमियम लेपन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम मिश्र धातु बनाकर भी धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी विधियां थी जिनसे हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, यसद लेपन क्या होता है और मिश्र धातु क्या होता है, इन दोनों को डिटेल्स में समझ लेते हैं। बाकी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि यसद लेपन क्या होता है। लोहे एवं इस्पात को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। जो लोहा और इस्पात होता है, इसको संक्षारण से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत या कह सकते हैं लेयर चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है। तो दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो जो मिश्र धातु होता है वो या तो धातु या धातु का भी मिश्रण हो सकता है, या धातु और अधातु का भी मिश्रण हो सकता है, या अधातु प्लस अधातु का भी मिश्रण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धातु के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। इस्पात, पीतल, ये सभी क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग कुछ मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि वो मिश्र धातु किन किन धातुओं या अधातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ जो पहला मिश्र धातु लिखा है वो है स्टील, जिसको हम हिंदी में इस्पात भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह किन किन धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है। तो जो स्टील या इस्पात है यह लोहा धातु और कार्बन अधातु का मिश्रण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि जो स्टील या इस्पात है यह लोहा और कार्बन का मिश्रण है। ठीक है, इस स्टील या इस्पात का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है रेल लाइन और पुल आदि बनाने में। ये जो रेल लाइन बिछी होती है ये स्टील की ही बनी होती है। ठीक है, हमारा अगला मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात। तो यह किन किन धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है इसे देखते हैं। तो यह लोहा धातु, निकेल धातु, क्रोमियम धातु और कार्बन अधातु का मिश्रण है। ठीक है, जो ये स्टेनलेस स्टील है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में, बाइक के पार्ट्स बनाने में और चाकू बनाने में और बहुत सारी चीजों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर तुम बर्तन देख सकते हो जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ अगली मिश्र धातु का नाम लिखा है पीतल। तो हम समझते हैं कि पीतल कैसे बनता है, यानी पीतल किन किन धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है। ठीक है, तो जो पीतल है ये कॉपर यानी तांबा जो कि एक धातु है, और जिंक या जस्ता जो कि एक धातु है, इन दोनों का मिश्रण है पीतल। पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पीतल का उपयोग ताला बनाने में, मूर्ति बनाने में, वाद्य यंत्र बनाने में और भी बहुत सारे चीज बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो तुम दिया देख रहे हो यह पीतल का बना होता है, और यहाँ पर तुम जो वायलिन देख रहे हो यह भी पीतल का बना होता है। ठीक है, हमारा अगला मिश्र धातु है कांसा। हम समझेंगे कि कांसा किन किन धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है। तो जो कांसा होता है यह तांबा या कॉपर जो कि एक धातु है, और टीन जो कि एक धातु है, इन दोनों का मिश्रण होता है कांसा। ठीक है, अब हमें समझना है कि ये जो कांसा है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग होता है मेडल बनाने में, बर्तन बनाने में और भी बहुत सारे चीजों को बनाने में कांसे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो तुम मेडल देख रहे हो यह कांसा का बना होता है, और यह जो लोटा देख रहे हो यह भी कांसा का बना है। ठीक है, अगला मिश्र धातु है सोल्डर। सोल्डर किन किन धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है इसको देखते हैं। यह लेड यानी सीसा जो कि एक धातु है, और टीन, इन दोनों धातुओं का मिश्रण सोल्डर है। ठीक है, यानी इन दोनों धातुओं को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है। ठीक है, तो तुम सोच रहे होगे कि सोल्डर कैसा दिखता है, तो जो चित्र में तुम देख रहे हो यही सोल्डर है। ठीक है, अब हमें समझना है कि सोल्डर का उपयोग कहाँ होता है। तो सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में यानी उनको जोड़ने में सोल्डर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला मिश्र धातु है अमलगम। हमें समझना है कि अमलगम क्या होता है।
कोई भी मिश्र धातु हो, उस मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा हो तो उस पूरे मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ठीक है, यहां उदाहरण से हम अमलगम को समझ लेते हैं। Na यानी सोडियम के साथ Hg यानी पारा मिला दिया जाए तो ये पूरा जो मिश्र धातु होगा वो कहलाएगा सोडियम अमलगम। ठीक है, इसी तरह से Sn यानी टीन के साथ Hg यानी पारा मिला दिया जाए तो यह पूरा का पूरा मिश्र धातु कहलाएगा टीन अमलगम। ठीक है, और यहीं पर हुआ यह चैप्टर खत्म। वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग भी एक आयनिक यौगिक के तरह होते हैं, हमें भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।